हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी के घटना चक्र में आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आप अगर रेगुलर क्लासेस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने नदी तंत्र को स्टार्ट कर दिया था, जहाँ हमने गंगा नदी तंत्र को काफ़ी अच्छे से देखा था। तो अगर आप ज्योग्राफी की सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, ज्योग्राफी के घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां पर आपको ज्योग्राफी की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप वहां पर शुरू से लेकर आखिर तक सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहां पर आपका ज्योग्राफी का घटना चक्र कंप्लीट कराया जाएगा अच्छे से। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही आपका इंडियन ज्योग्राफी खत्म होता है, देन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये नदी तंत्र का जो टॉपिक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से हर बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले एक यू टर्न लेती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि यह यू टर्न क्यों बनता है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, या फिर भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। तीसरा है तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण। और डी कहता है कि ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर यू टर्न क्यों बनता है? यहाँ पर यू टर्न इसलिए बनता है, ऑप्शन बी सही है, भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण यह यू टर्न बनता है। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी, तो यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्रह्मपुत्र। आपको याद रखना है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो ये है आपकी, यहाँ पर देखिए, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर दिया गया है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत होता है वे हैं आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3, यानी कि लोहित और सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखिए, लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी किस नदी की उपनदी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। सेवंथ क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, यह ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। इसे आपको ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर आपको 3 नदियां दी गई हैं, दिबांग, कामेंग और लोहित। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा,
1, 2, 3 यहाँ पर तीनों नदियाँ सही दी गई हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? ये है आपकी दिबांग, कामेंग और लोहित। 9th क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है तीस्ता नदी के संदर्भ में। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 2 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। और दूसरा कथन कहता है कि रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन है? रंगित नदी। इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो यहाँ पर आपको दी गया है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम तिब्बत का पठार है। तो दोनों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे 2 कथन है। अभिकथन कहता है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण कहता है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। तो यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अभी आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियां। यहाँ पर हम दक्षिण भारत की नदियों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण कहता है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, अभी हम दक्षिण भारत की नदियों को कवर कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। इसीलिए आपके दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। कथन कहता है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण कहता है नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर पहला कथन है यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। दूसरा कथन यह है विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। या तीसरा भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर देखिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर विवादित है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्यांचल
विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार कथन 1 और 2 सही होंगे, जो विकल्प में यहाँ पर नहीं दिए गए थे। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नर्मदा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, कथन कहता है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण कहता है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप देख सकते हैं नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये आपका गलत है, लेकिन नर्मदा एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये आपका यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। सातवां क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, नर्मदा। आठवां क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी उदाहरण है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, भ्रंश घाटी का। आपको यहाँ पर याद रखना है नर्मदा नदी जो है यह आपका भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, संरचनात्मक मूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए लक्षणों में से संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है, इसीलिए। 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये विवादित है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। इसीलिए विकल्प सी व डी दोनों यहाँ पर आपका सही दिया गया है। आप सभी को पता है कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। 12वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ताप्ती। आपको याद रखना है ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, तापी। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, तापी। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जनपद भी नर्मदा बेसिन का भाग है। 16वां क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन विवादित है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी से होता है। 17वां क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, नर्मदा। 18वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अमरकंटक। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, शहडोल जिले में अमरकंटक। देखिए सोन प्रश्न काल में 2007 का प्रश्न है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से होती थी। वर्तमान में अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। 20वां प्रश्न आपके सामने है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही है।
राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो आप सभी इसको याद हो गया होगा, सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नर्मदा। 22वां क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन पश्चिमी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिले से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम पश्चिमी घाट से निकलती हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ताप्ती। 24 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कावेरी। कावेरी के द्वारा, देखिए, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो यह है आपकी कावेरी नदी, इसे आपको याद रखना है। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, कावेरी नदी का उद्गम है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। 26वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कावेरी को। आपको याद रखना है, इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी जारी किया गया था। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। 28 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो आप देख सकते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। 29 क्वेश्चन आपके सामने है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। देखिए, अवरोही क्रम, तो ऑप्शन बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, इनकी लंबाइयां आप यहां पर देख सकते हैं। गोदावरी नदी सबसे बड़ी यहाँ पर 1465 किलोमीटर, देन नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी, महानदी 851 किलोमीटर और ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। तो अब आप इनको अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। 30वां क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो 4 नदियां यहाँ पर हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। आप यहाँ पर इनकी लंबाइयाँ देख सकते हैं, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 और महानदी 851। 31 क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है, गोदावरी और कृष्णा। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। 32 क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वेंगई सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। 33 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, इसे आपको ध्यान रखना है।
34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। बाकी सभी सही हैं, तो आप देख सकते हैं महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो कावेरी नदी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडगु जिले में स्थित है। 35 क्वेश्चन है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका विवादित है, इसीलिए हम इसको समझते हैं। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है। इसीलिए 2 आंसर इसके होने के कारण यह आपका क्वेश्चन विवादित हो जाता है। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, महानदी। महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में प्रवाहित होते हुए पारादीप ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको याद रखना है, शेष सभी नदियां यहाँ पर एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो महानदी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि बाकी सभी नदियां यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये सभी एस्चुअरी का निर्माण करती है। देखिए 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ताप्ती नदी। 38 क्वेश्चन, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, महानदी। आपको याद रखना है, ओडिशा में अपना डेल्टा महानदी बनाती है। 39 क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। सही आंसर ऑप्शन ई होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब, मांड आदि हैं। तो आप देख सकते हैं, उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पर सही आंसर नहीं है। 40वां प्रश्न आपके सामने है, भारत की निम्न नदियों के घाटों में किन में जल का अभाव है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 तथा 2। साबरमती घाट और ताप्ती घाट में जल का अभाव है। 41 क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अमरकंटक। आपसे पूछा गया था किस एक स्थान से, तो कौन से स्थान से, अमरकंटक से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। दूसरा कथन, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, न तो एक और न ही दो। कोई भी कथन यहाँ पर आपका सही नहीं दिया गया है, क्योंकि केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी और कबानी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। 43 क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गोदावरी का। 44 क्वेश्चन, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। सही आंसर ऑप्शन सी है, गोदावरी बेसिन। देखिए, गोदावरी, एक मिनट, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। 45 क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। सही आंसर ऑप्शन सी है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर और कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। 46 क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गोदावरी।
47 क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, सही आंसर ऑप्शन बी है गोदावरी। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, केवल 2 और 3, इंद्रावती और प्राणहिता, ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती और ये सभी हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेन्नार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। 49 क्वेश्चन, किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड भी कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और वंशधारा, उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 और 4। आपको याद रखना है नागावली और वंशधारा नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागवली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ समाप्त हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका अन्य नदियाँ होगा, यानी कि अभी जो आपकी कुछ नदियाँ बची हुई हैं इन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको रेगुलर क्लासेस को देखना है, यहाँ पर आपके घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से कवर किया जा रहा है। ज्योग्राफी के अलावा हम पॉलिटी और साइंस के घटना चक्र को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट के घटना चक्र को अच्छे से कवर किया जा रहा है। अभी आपको फास्ट रिवीजन पर फोकस करना है, आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी जल्दी आने वाले हैं। तो अभी टाइम आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है, इसीलिए आप घटना चक्र को अच्छे से कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और करंट अफेयर के सेक्शन को भी अच्छे से कवर करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।